मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके ने मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। उच्चायुक्त और मुख्यमंत्री के बीच पर्यटन, कृषि, जल, बिजली और ऊर्जा, शैक्षिक क्षेत्र में भी साझेदारी और सहयोग पर चर्चा हुई। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। सीएम धामी ने चर्चा में प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग और उद्योग के लिए अच्छी कानून व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में निवेशकों के लिए अच्छा माहौल बना है। तो सीएम धामी ने कनाडा के उच्चायुक्त से मुलाकात की और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। रोहित, देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लगातार निवेश की जो संभावनाएं हैं उन पर चर्चा की जाती है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनाडा के उच्चायुक्त से मुलाकात की और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। बिल्कुल चारुल, और जब भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ था, इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुतायत संख्या में जो उद्योगपति हैं और विदेशों से जो तमाम ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड में निवेश करना चाहते हैं, इस बाबत उनसे चर्चा की थी। और अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में जो प्रदेश के जो पर्यटन और तीर्थाटन मंत्री है सतपाल महाराज, वो सऊदी अरब के दौरे पर था, जहाँ पर उन्होंने तमाम जो विदेशी कंट्रीज के जो उच्चायुक्त हैं उनसे मुलाकात की थी और हरिद्वार में हवाई अड्डा और अन्य क्षेत्रों में निवेश को लेकर बातचीत की थी और इसी क्षेत्र में काम करने की जो मंशा है सरकार की जताई थी। और इसी के तहत जो है कनाडा के जो उच्चायुक्त है उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। बातचीत में ये बात सामने निकल के आई कि क्योंकि उत्तराखंड को एक तरह से मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, तो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन में क्या कुछ राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है और क्या कुछ बाहरी मुल्कों से निवेश हो सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और बहुत ही पॉजिटिव माहौल में चर्चा हुई और संभावनाएं जताई जा रही है कि कनाडा की ओर से राज्य सरकार को सहयोग मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में कुछ नए आयाम हासिल करने का प्रयास यहाँ पर सरकार करेगी। बिल्कुल रोहित, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये जो मुलाकात रही है काफ़ी पॉजिटिव रही है और खासकर कनाडा का जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ निवेश किया जा सकता है और खासकर देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत देखा जा रहा है कि राज्य सरकार लगातार अलग अलग देशों में ये बातें कर रही हैं कि किस तरह से निवेश को बढ़ाया जा सकता है और खासकर उत्तराखंड की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात कर ले या समूचे प्रदेश की बात कर ले तो निवेश की काफ़ी संभावनाएं हैं, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो और भी अन्य क्षेत्रों में। बिल्कुल चारुल, और एक तौर पर हम देखें तो कनाडा में सिख समुदाय के लोग लाखों की संख्या में रहते हैं और ऐसे में प्रदेश में हेमकुंड साहब के कपाट भी खुल चुके हैं और ऐसे में कनाडा से भी जो सिख समुदाय के लोग हैं वो बहुतायत संख्या में पहुंच रहे हैं, हेमकुंड साहब के दर्शन कर रहे हैं। और इसी के तहत इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड के महत्व को ध्यान में रखते हुए कनाडा के उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है। बहुत ही पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई है और चूंकि अब उत्तराखंड में जो फिल्मों की शूटिंग है उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है, लगातार जो है बॉलीवुड की तमाम फिल्में उत्तराखंड में शूट हो रही हैं, तो अब पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए और क्या कुछ संभावनाएं और तराशी जा सकती हैं, इन तमाम मसलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कनाडा के उच्चायुक्त की बातचीत हुई है और संभवतः जल्द ही कनाडा की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में कुछ निवेश अवश्य किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद खुशी जताई है इस वार्तालाप के बाद। बिल्कुल रोहित, आप बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। बीजेपी लगातार अपने कुनबे को बढ़ा रही है। अब भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुन्ने लाल सिंघे ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने मुन्ने लाल सिंघे और उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत किया। मदन कौशिक ने कहा कि मुन्ने लाल के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। देखिए, इस देश के अंदर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश एक उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, जहां हमें विदेशों से कर्जा लेना पड़ता था, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन लोगों को हम जवाब देने का काम कर रहे हैं। कल पाकिस्तान
अगर जवाब देने का काम करता था, गलत काम करता था, आज उसकी औकात नहीं होती कि भारत की तरफ वो निगाह उठा के देख ले। चीन की औकात नहीं होती कि भारत की तरफ एक बार निगाह उठा के देख ले। और इस उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उज्जवल भविष्य है उत्तराखंड का। तो इस चीज़ को देखते हुए और सर्व समाज को लेकर जो बीजेपी काम कर रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड के अंदर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और हम पूर्ण विश्वास करके श्री विधायक आदेश चौहान जी के नेतृत्व में आज हमने बीजेपी ज्वाइन की है। निश्चित रूप से वैसे तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और उत्तराखंड के अंदर आप भी देख रहे भी थे 4 दिन पहले चुनाव परिणाम चंपावत का 93% वोट लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी विजयी हुए हैं। लेकिन भाई शिंदे जी अभी तक भीम आर्मी में काम कर रहे थे और लगभग 1 महीना पहले आप लोगों ने बीजेपी भीम आर्मी से त्यागपत्र दिया था, तब मेरी आपसे वार्ता हुई। और आज ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश सरकार चल रही है उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं अपने मुन्नीलाल शिंदे जी, उनका प्लस उनके साथ आए पूरे सभी साथियों का भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इससे भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में हम थोड़ी बहुत कमी महसूस करते थे उन क्षेत्रों में और प्रभावी होगी और मजबूती के साथ हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में सर्व समाज की पार्टी के रूप में आगे बढ़ेंगे। और उसमें ये भीम आर्मी से आए हुए जो मुन्नीलाल शिंदे जी और इनकी पूरी टीम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसी उम्मीद है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, देखिए, एक तरफ हम देखते हैं कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह की वजह से अपना कुनबा बढ़ा नहीं पा रही है। हालांकि देखिए, तमाम बातें जरूर की जाती हैं, लेकिन बीजेपी का हमेशा से फोकस रहा है कि अपना कुनबा बढ़ाया जाए। बूथ स्तर से लेकर उच्च स्तर तक आप देखिए कि पार्टी की मजबूती के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जाती है, और इसी की वजह से हम देख पाते हैं कि कई सारे लोग जो एक वक्त में विपक्ष में भी बैठे हैं वो भी बीजेपी का दामन थामते हैं, और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि भीम आर्मी के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बिल्कुल चारुल, आपने बिल्कुल वाजिब बात की। अगर हम कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, कांग्रेस का जो इस चुनाव से पहले का जो कार्यकाल था उसमें कुनबा बढ़ाओ अभियान जो उसमें बढ़ चढ़कर कांग्रेसियों ने उसको पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास किया और जगह जगह हर जिलों में कांग्रेस के कुनबे को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं लग पाई क्योंकि पूर्व सीएम हरीश रावत, उस समय के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और तमाम बड़े नेताओं के द्वारा आह्वान किया गया था कि लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच में जाएं और कांग्रेस की नीतियों को समझाएं ताकि कांग्रेस का कुनबा बढ़ सके। लेकिन हल्की फुल्की सफलता तो मिली, लेकिन इसके बाद अगर दूसरे कार्यकाल की अगर बात करें तो कांग्रेस का सदस्यता अभियान पूरे देश के साथ उत्तराखंड में चल रहा था, लेकिन बहुत हद तक सफलता उत्तराखंड में भी नहीं मिली कांग्रेस को। और आलम ये रहा कि जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो कांग्रेस को छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ज्योति सिंह बिष्ट, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। और इसके साथ ही बहुतायत संख्या में ऐसे लीडर्स हैं कांग्रेस के और ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मेन स्ट्रीम में कार्य करते थे, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और चूंकि अब लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प शायद उत्तराखंड में नहीं बचता, क्योंकि जो एक मिथक इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है और एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड आते हैं, और हमने देखा है चुनाव से पहले भी गढ़वाल मंडल के लिए 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। कुमाऊं मंडल के लिए 17,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो अब जो मेन स्ट्रीम के कार्यकर्ता है, चाहे वो किसी भी दल के हों, सभी को ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विकल्प रह गई है, और उसके अलावा और किसी राजनीतिक जो दल हैं उनकी कहीं जमीन दिखाई नहीं देती है। उसी के तहत भीम आदमी के जो तमाम लीडर्स हैं, जिस तरह से ये मिथक टूटा है उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी खुद को लगातार मजबूत करती नजर आ रही है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। कानपुर हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है, तो वहीं विपक्ष सरकार को दंगे के नाम पर घेरने में लगा है। इसको लेकर हरिद्वार पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 2017 से उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए, मगर कानपुर का दंगा सोची समझी साजिश लग रहा है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्ञानवापी विवाद के मामले पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के सबूत जग जाहिर हो गए हैं, अब कोर्ट सबूतों के आधार पर इनमें फैसला दे। निवेदन है, जब
सबूत वहाँ मिल चुके हैं। नंदी भगवान सीधे भगवान शंकर की तरफ यानी ज्ञान वापी की तरफ मुँह किए बैठे हैं। और जब वहाँ जांच हुई है उसमें त्रिशूल, कहीं दुर्गा जी के खम्भों में कहीं शंख, कहीं चक्र, कहीं स्वस्तिक मिले हैं। तो ये प्रतीक है कि वहाँ हिंदू मंदिर था। और ये सबको मालूम है कि काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों जगह मस्जिद तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी। हमें कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है। हमें सबूत मिले हैं और सबूत के आधार पर ज्ञान वापी का मतलब क्या है? हमारे यहाँ बनारस को ज्ञान का भंडार माना गया। तो ज्ञान और कूप, वापी माने कूप, वो बनारस ज्ञान का भंडार रहा है। तो ज्ञान वापी नथिंग मंदिर था, है, रहेगा। बकाया कोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए सबको। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए, साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची हैं और जिस तरह ज्ञान वापी का एक विवाद जो चल रहा है उस पर साफ जो स्टैंड है वो नज़र आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की ओर से और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ पर देखिए जो भी है शिवलिंग का बात सामने आई थी, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। कुल मिलाकर साध्वी निरंजन ज्योति हरिद्वार पहुंची, इसके अलावा क्या कुछ खास रहा? चारुल, आपको बता दें, एक दिवसीय दौरे पर राज्य केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंदर पुरी से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान उन्होंने कानपुर में हुई हिंसा को लेकर भी कहा है कि बीते 2017 से लेकर अब तक वहां दंगे नहीं हुए हैं। ये दंगा हुआ है तो कहीं ना कहीं साजिश के तहत हुआ है और जो लोग इसमें आरोपी है उनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार है जो वो दंड देगी। इसी दौरान ज्ञान वापी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह ज्ञान वापी मामले में वहां सबूत मिले हैं, वहां पहले से ही मंदिर था और ये जग जाहिर हो गया है कि वहां पर पुराने समय से ही मंदिर था और जो जांच है वो लगातार की जा रही है। साफ कहा जा सकता है कि अब जो ज्ञानवापी मामला है इसमें जिस तरह कोर्ट के भी आदेश हुए हैं और जो अन्य मंदिर, मस्जिद हैं और तमाम जो मजारे हैं वहां पर भी जांच की जा रही है। चारुल, बिल्कुल संजय, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज से हल्द्वानी में शुरू हो रही है और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कार्य समिति की इस बैठक में बीजेपी के 300 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं सीएम धामी की उपचुनाव में जीत के बाद ये पहली बैठक है और ऐसे में उनका जोरदार स्वागत हो सकता है। बैठक में संगठन स्तर पर कार्यक्रम के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनावों पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। रोहित, उपचुनाव में जीत के बाद पहली बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। क्या खास रहने वाला है इस बैठक में? चारुल, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक 2 दिवसीय है जो कि हल्द्वानी में होगी और शाम 4 बजे से बैठक प्रारंभ होगी। और इसके साथ ही जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचेंगे तो उनका वहां पर भव्य स्वागत किया जाएगा क्योंकि उपचुनाव में चंपावत के उन्होंने एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल की है। और इसके साथ ही कार्य समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और बात को लेकर चिंतन मंथन होगा चारुल, क्योंकि जब सरकार का गठन हुआ था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो शपथ ली थी, उसके बाद जब पहली कैबिनेट बैठक हुई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं अजय कुमार और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को दिया था और 100 दिन के रोड मैप के तहत काम करने की बात कही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, 100 दिन के रोड मैप के तहत सरकारों को काम करने के निर्देश दे रहे हैं। और इसी के तहत चिंतन मंथन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार और संगठन में कैसा समन्वय है, उसके साथ ही सरकार के स्तर पर 100 दिन के एजेंडे के तहत कितना कुछ काम हो चुका है और कितना काम बाकी है, इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा होगी। और इसके साथ ही आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव पूरा प्रयास इनका भारतीय जनता पार्टी का यही होगा कि पांचों की पांचों लोकसभा सीट एक बार फिर से 2024 में जीत कर लाई जाए। इसको लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की जा सकती है, इन तमाम मसलों को लेकर चिंतन मंथन होगा। और इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर सेवा, सुरक्षा और गरीब कल्याण अभियान चला रही है, इसमें किस तरह से लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है, इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। क्योंकि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, इनकी
एक तरह से ड्यूटी निर्धारित की गई है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के, गरीब किसान और उसके साथ ही गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऐसी तमाम योजनाओं से किन किन लोगों को लाभ मिल चुका है और जो उस पात्र की सूची में आते हैं, अगर उनको लाभ नहीं मिला है तो उनको तुरंत लाभान्वित किया जाए। इन तमाम मसलों को लेकर चिंतन मंथन होगा और पूरा प्रयास देखिए, होगा कुल कि इस मिलाकर कार्य कहा समिति जा की बैठक सकता में है कि आगामी कई 2000 सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रोहित। हरकी पैड़ी के पास झुग्गी बस्ती में नॉनवेज मिला, जिस पर हंगामा हो गया। दरअसल हरकी पैड़ी के आसपास गांव में मांस प्रतिबंधित है। श्रीगंगा सभा के पदाधिकारी और तीर्थ पुरोहितों ने झुग्गी झोपड़ियों में छापेमारी की तो महिलाएं चूल्हे पर नॉनवेज पकाती हुई मिली, जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने पुलिस से इसकी शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की। एक दो दिन से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि इस पूरे क्षेत्र में मांस के विक्रय भी हो रहा है और मांस का बड़े मात्रा में यहाँ पर सेवन भी किया जा रहा है। आप जानते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, गंगा जी का तट है और हमें अपने क्षेत्र की मर्यादा भी रखनी है। और आज जैसे ही हमें सूचना मिली, हरिद्वार की ओर जा रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर जब आए तो आश्चर्यचकित रूप से हमने यहाँ पर देखा मांस, और वो भी सुअर का मांस, उसका सेवन हो रहा है। और यहाँ प्राप्त जानकारी लेने पर इन सभी ने बताया कि ललतारू पुल के आसपास कहीं इन्होंने बताया कि वहाँ इसका विक्रय हो रहा है। और अभी इनको लेकर हम वहाँ भी देखते हैं कि पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं कि क्या विषय है। और महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमने जितने भी लोगों से यहाँ देखा, एक आधे को छोड़कर किसी के पास कोई पहचान का दस्तावेज नहीं है। ये एक बहुत गंभीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि उत्तराखंड में सभी का सत्यापन अनिवार्य है। अब ये पुलिस प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि ये सिर्फ मर्यादा का ही विषय नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोग बिना किसी दस्तावेज के इस क्षेत्र में डेरा डाले पड़े हुए हैं। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा विषय है। उधर राजधानी देहरादून में अगर आप प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि शहर और आसपास के इलाकों में इन दिनों अवैध प्लॉटिंग का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। पिछले 2 महीने में MDDA की टीमों ने लगभग 600 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग रुकवाई है। लोगों को सोशल मीडिया पर प्लॉट खरीदने के मैसेजेस आ रहे हैं और जगह जगह प्लॉट की फोटो दिखाकर सस्ते रेट में प्लॉट देने के दावे किए जा रहे हैं। ध्यान रहे कि MDDA से बिना लेआउट पास कराए प्लॉट काटे जा रहे हैं और अवैध निर्माण हो रहा है। फिलहाल प्लॉटिंग की इस अवैध प्रक्रिया के खिलाफ विभाग कार्रवाई करने में लगा हुआ है। वैसे तो पूरे वर्ष का भी बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 2-3 महीनों में इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कार्रवाई करना शुरू किया है। और लगभग 600 बीघा की प्लॉटिंग हम ऋषिकेश या पछवादून, देहरादून और शिमला बाईपास होते हुए जो परवादून का क्षेत्र है उसमें ध्वस्त कर चुके हैं और लगातार अभी ध्वस्त करने की प्रक्रिया जारी है। इसमें काफ़ी और लोगों के खिलाफ भी अभी नोटिस जारी किए गए हैं और उन पर आदेश जारी हुए हैं। और जैसे ही सभी पे आदेश, ध्वस्तीकरण के आदेश दिए जाते हैं सचिव साहब या जॉइंट सेक्रेटरी साहब की ओर से, तो उनको भी ध्वस्त कर देंगे। अवैध निर्माण पे भी हम खास तौर पे ऐसे निर्माण जो कि आम जनजीवन को बाधित करते हैं, उन पर खास तौर पे ध्यान रखने के लिए कहा गया है उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा। और उस पर भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ तक पिछले 2 महीनों में है तो इस तरह से लगभग हम 60 से 65 दुकानों को या कमर्शियल भवनों को सील कर चुके हैं और कम से कम 10 या 12 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर चुके हैं। उधर हरिद्वार में सर्व समाज संगठन ने एक बार फिर से सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को सजा दिलाने की मांग की। पंजाब सरकार को जगाने के लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मूसेवाला की आत्म शांति के लिए संगठन के लोगों ने भगत सिंह चौक पर अरदास भी की। सर्व समाज संगठन के साथ आए वरिष्ठ किसान नेता शुभा सिंह ढिल्लों ने कहा कि मूसेवाला की गोली मारकर हत्या की गई और अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। उन्होंने केंद्र की सरकार से मामले में CBI जांच की मांग की। जो सिद्धू मूसेवाला का गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया पंजाब में, उनकी आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार की पूरी संगत की तरफ से 36 बिरादरियों की तरफ से ये कैंडल मार्च निकाला गया है, जो कि वृक्ष कुटिया गुरुद्वारा साहब से शुरू होकर भगत सिंह चौक पर इसका समापन किया गया। उसके बाद यहाँ पे अरदास की गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए। और हम ये सरकार से मांग करते हैं
कि उसकी सीबीआई जांच करवा के सेंटर सरकार अपने देखरेख में उसकी जांच करवाए, क्योंकि पंजाब सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। सेंट्रल सरकार अपनी देखरेख में उसकी जांच करवाए, जो दोषी हो उनको फांसी की सजा हो। हरिद्वार के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की छात्रा दिया राजपूत ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। दिया ने 500 में से 485 अंक हासिल किए। दिया का सपना है कि वो आईएएस बनकर देश की सेवा करे। दिया ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो पूरे राज्य में टॉप करेगी। दिया के स्कूल प्रिंसिपल समेत सभी ने उनके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मेरे को बहुत खुशी हो रही है, यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने टॉप किया है। मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि टॉप करूंगी, ये था कि मेरिट लिस्ट में आऊंगी, पर अचानक से टॉप किया तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा और मेरे फैमिली वालों सबका ड्रीम है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूँ, और मैं वो बनने की पूरी कोशिश करूँ। कोरोना के चलते बस थोड़ा पढ़ाई में प्रॉब्लम हुई थी, ऑनलाइन पढ़ाई में ज़्यादा हुई थी, पर ये था कि कवर अप हो गया था, क्योंकि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी थी, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में सबको प्रॉब्लम हुई थी, पर मैंने अपना 100% देने की कोशिश की। आइडियल तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे को सबने पूरा सपोर्ट किया है। मेरे मम्मी पापा ने, मेरे सिस्टर्स ने, मेरे स्कूल में सबने, स्कूल टीचर्स ने, सब ने, और मेरे ट्यूशन टीचर, सब ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है। तो मैं सबको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और आज मैंने पूरे उत्तराखंड में टॉप किया है। पहले तो मैं दिया को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और पूरे वर्ष भर अपने इस विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम रहता है, प्रतिवर्ष मेरिट में बच्चे आते हैं। पहले भी 2008 में भी इंटरमीडिएट में टॉपर इस विद्यालय ने टॉपर दिया है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान तो लगभग आता ही रहता है, और प्रतिवर्ष 9-10 बच्चे मेरिट में आते हैं। इस वर्ष फिर से कोरोना के बाद जो एक अस्थायी तौर पर शिक्षा जगत में एक हानि हुई थी, फिर से इस वर्ष बच्चों ने परिश्रम किया और एक अच्छा परीक्षा परिणाम दिया। उसके लिए सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय बने हुए हैं। संजय, देखिए, एक वक्त था जब बेटियों के होने पर भी माता पिता को चिंता होती थी, लेकिन आज बेटियां जिस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उसने कम से कम उस सोच को तो बदला है, और इसी की एक वानगी हमने यहाँ पर भी देखी जहाँ दिया ने टॉप किया। बिल्कुल चारुल, आपको बता दें हरिद्वार में रहने वाली है दिया और उत्तराखंड में टॉप किया है। हालांकि 500 में से 485 जो मार्क है वो हासिल किए हैं, तो कहा जा सकता है कि हरिद्वार का ही नहीं उत्तराखंड प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिसके बाद से ही लगातार दिया को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। हालांकि जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी दिया को बधाई दी है, और लगातार ही हम देख रहे हैं कि जो बेहतरीन नंबर है वो आए हैं। उसके बाद से ही लगातार दिया खुश है, और उनका एक सपना है कि वो आईएएस बने। तो कहीं ना कहीं जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं दिया की रंग लाई है, और अब आप देख सकते हैं किस तरह से जो दिया के माता पिता है वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी चारू, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।